तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसमिशन का चौथा वीडियो लेक्चर और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेसन थर्ड सब स्टेशन। ठीक है। और देखिए, आप सभी लोगों को बता दें कि पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए आज हमारे पास आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ठीक, तो वो गुड न्यूज़ क्या है वो आपको वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगी। ठीक है। और देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पावर प्लांट का 5वां जो वीडियो लेक्चर था उसमें 50वें नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर जिन बच्चों ने दिया था उन टॉप 10 लोगों के नाम ये रहे। सबसे पहले आपका जवाब दिया है कन्हैया कुमार ने, उसके बाद दिया है अजय जायसवाल, सौरभ, रश्मि कुशवाहा, आज़ाद सैनी और रविंद्र कुमार, आशीष प्रजापति, धीरेन्द्र कुमार, नीरज पांडे और उपदेश कुमार। तो इन सभी लोगों ने 50वें नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर दिया था सबसे जल्दी। ठीक है। और देखिए, आपका 50वें नंबर का क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था कि तापीय शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता होती है। तापीय शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता कितनी होती है? ईटा बॉयलर इंटू ईटा टरबाइन इंटू ईटा जनरेटर। तो आपका सही आंसर क्या था? सी। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में आपको 5 से 10 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन आपका ज़रूर से आएंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछता है कि जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या कंट्रोल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या कंट्रोल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, उसको आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। अगर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या कंट्रोल किया जाता है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लाइन के झोल को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? लाइन के झोल को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? ठीक है। देखिए, झोल को हम इंग्लिश में कहते हैं सैग। ठीक, झोल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सैग। और देखिए, जब आपकी जो लाइन है उसके बीच में झोल आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सैग कहते हैं। ठीक, या हम कह ले ढील आ जाती है। तो इसके आपके ऑप्शन है TWVS। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? सैग को हम प्रदर्शित करते हैं S से। ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है? D, S। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि चालक का ताप बढ़ने से लाइन के झोल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का ताप बढ़ने से लाइन के झोल पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाइन का जो आपका झोल है वो बढ़ता है, घटता है, इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या आपका शून्य हो जाता है। ठीक, तो आपका इसका सही आंसर क्या है? जब आपकी चालक का ताप बढ़ता है तो आपकी जो लाइन के झोल है आपका सैग जिसको हम कहते हैं वो आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। चौथे नंबर में आपसे पूछा है कि सैग की गणना का सही सूत्र क्या है? सैग की झोल की गणना का सही सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है S बराबर WX²/2T, S बराबर 2T अपॉन WX² या S बराबर WL²/8T या आपका डी ऑप्शन क्या है? S बराबर 2W अपॉन TX²। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? आपका इसका सही आंसर है सैग की गणना का सही सूत्र है आपका S बराबर WL²/8T। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन कि चालक का भार बढ़ने से लाइन के झोल पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, पहले आपका चालक का बढ़ रहा था आपका ताप और अब बढ़ रहा है आपके चालक का भार। यहाँ पर आपका जो ताप बढ़ रहा था यहाँ पर आपका वजन बढ़ रहा है। ठीक है। चालक का भार बढ़ने से लाइन के झोल पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले आपके ऑप्शन है घटता है, आपका जो झोल है वो घटता है। ठीक, बढ़ता है, बराबर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका चालक का भार बढ़ने से लाइन का झोल क्या होता है? बढ़ जाता है। 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न वोल्टता लाइन खुली हो तो उसका कोई भी भाग भूमि तल से किस ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए? मतलब कि जब आपकी वोल्टता लाइन जो कि खुली हो, ठीक, तो उसका कोई भी भाग वो कहीं पर भी कितनी ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए? 5.572 मीटर, 4.725 मीटर या 4.572 मीटर या 3.593 मीटर। तो आपका इसका सही आंसर क्या है?
4.572 मीटर। 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कार्यकारी तन्य बल का सही सूत्र बताइए। कार्यकारी तन्य बल का सही सूत्र बताइए। देखिए जो आपका कार्यकारी तन्य बल का सही सूत्र क्या है, इसमें से आपके इसके ऑप्शन है कार्यकारी तन्य बल बराबर आपका होता है WL² 8T, WX² 8 और W1/S या TB/S × F। तो देखिए आपका किसका कार्यकारी तन्य बल का सही सूत्र क्या है। आपका कार्यकारी तन्य बल का सूत्र है आपका TB/S × F। आठवें नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक ड्रम लगभग कितने किलोवाट लंबा तार रखता है। एक ड्रम लगभग कितने किलोमीटर लंबा तार रखता है। ठीक, तो 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, एक ड्रम जो कि है वो आपका 5 किलोमीटर लंबा तार रखता है। ठीक है। 9वें नंबर के क्वेश्चन में आता है कि भविष्य में लाइन को आगे बढ़ाने के लिए आलंब पर क्या प्रबंध किया जाता है। आलंब पर क्या प्रबंध किया जाता है। तो देखिए आपका जंपर लगाया जाता है, ठीक, डिस्ट इंसुलेटर लगाया जाता है, पिन इंसुलेटर लगाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भविष्य में लाइन को आगे बढ़ाने के लिए आपके आलंब पर जंपर का प्रबंध किया जाता है। किसका, जंपर का प्रबंध किया जाता है। इसके बाद आता है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन कि 650 वोल्टता तक वाली लाइन हेतु अनुमन्य अंतराल सबसे नीचे के चालक तथा भूमि तल से बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, 650 वोल्ट तक की लाइन के लिए आपकी तार की और भूमि के बीच की दूरी कितनी ऊंची होनी चाहिए। मतलब आपके जो तार है वो भूमि से कितना ऊंचा होनी चाहिए जब आपकी लाइन कितनी हो 650 वोल्ट की। तो देखिए 10 फीट, 8 फीट, 19 फीट या 15 फीट। तो आपका इसका सही आंसर है 19 फीट। 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि टावर स्थापित करने के लिए क्या बनाया जाता है। टावर स्थापित करने के लिए क्या बनाया जाता है। आपके इसके ऑप्शन है टावर प्रसार आधार, टोटल प्रसार आधार, टावर प्रोफाइल आधार या टावर प्रबल आधार। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, टावर प्रसार आधार। आपका टावर स्थापित करने के लिए वहाँ पर क्या बनाया जाता है, टावर प्रसार आधार बनाया जाता है पहले। ठीक है। 12वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, फिर से सुनिए आप लोग, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज किस सब स्टेशन में किया जाता है। तो आपका हाई वोल्टेज को लो में और लो को हाई वोल्टेज में आपका कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन में। आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन और दी जाएंगे, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन में। ठीक है। आपके 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन, ये आपका शॉर्ट में लिखा हुआ है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन सब स्टेशन को स्टेप डाउन करके कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है। ट्रांसमिशन सब स्टेशन को स्टेप डाउन करके कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। आपके ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे गए हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम सुरक्षा गुणांक को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूनतम सुरक्षा गुणांक को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। आपके इसके ऑप्शन में है S, W, T या FS। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, FS। जो आपका सुरक्षा न्यूनतम गुणांक होता है उसको FS से प्रदर्शित किया जाता है। 15वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन पर इंटरकनेक्ट अर्थात ग्रिड वोल्टेज से जोड़ता है। एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन पर इंटरकनेक्ट अर्थात ग्रिड वोल्टेज से जोड़ता है कौन, ट्रांसमिशन सब स्टेशन, स्विचिंग सब स्टेशन, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन या आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो आपका जो सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन के इंटरकनेक्ट आपके से जोड़ता है, आपका कौन सा सब स्टेशन जोड़ता है, तो वो आपका जोड़ता है स्विचिंग सब स्टेशन। आपका इसमें क्या आएगा सही आंसर, स्विचिंग सब स्टेशन आपका सब स्टेशन को इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है। 16वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि झोल को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं। झोल को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं, 2, 3, 7 या 5। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 7।
सॉरी 5। आपका इसका सही आंसर होगा 5। झोल को प्रवाहित करने वाले कारण है 5। 17वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल को सप्लाई कौन सा सब स्टेशन देता है। जो आपकी इंडस्ट्री वगैरह होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र वगैरह, ठीक, आपकी बड़ी बड़ी कंपनी, तो उनको सप्लाई कौन देता है आपका, उनको सप्लाई देता है इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। 18वें नंबर में आपसे पूछता है कि झोल एवं तनन की परिकल्पनाएं, झोल एवं तनन की परिकल्पनाएं करके एक ग्राफ तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। आपके जो झोल है या तनन, उसकी परिकल्पनाएं करके एक ग्राफ तैयार किया जाता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, झोल चित्र, झोल चार्ट, झोल घटक या झोल वक्र। तो देखिए उसको हम कहते हैं क्या, झोल चार्ट हम उसको कहते हैं, या इंग्लिश में हम कहेंगे सेक चार्ट। 19 नंबर का आपका प्रश्न आता है कि हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में चेंज करता है, कौन सा सब स्टेशन करता है। आपकी हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में चेंज करता है आपका फ्रिक्वेंसी चेंज सब स्टेशन, ठीक है, फ्रिक्वेंसी चेंज सब स्टेशन। आपका देखिए 20वें नंबर का क्वेश्चन आता है, देखिए आपके 2 सब स्टेशन और होते हैं, उन 2 सब स्टेशन के बारे में भी हम आपको पढ़ा देते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन और आपका दूसरा होता है क्या, कन्वर्टिंग सब स्टेशन। तो इन 2 सब स्टेशन के बारे में भी आपको पढ़ा देते हैं। देखिए पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन में क्या होता है, पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए रिसीविंग एंड पर तुल्यकालिक संधारित्र या कैपेसिटर लगाया जाता है। इस प्रकार के लो पावर फैक्टर के कारण संचरण लाइन तथा शक्ति उत्पादन केंद्रों में उच्च धारा प्रवाह पर अंकुश लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सब स्टेशन आपके क्या कहलाते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन कहलाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, इसको आप ज़रूर से पढ़ें। आपको देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी आपको सारे टॉपिक वाइज और आपको सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। आपका देखिए दूसरा आता है क्या, कन्वर्टिंग सब स्टेशन। देखिए कन्वर्टिंग सब स्टेशन में क्या होता है, आजकल शक्ति का उत्पादन, संचरण तथा वितरण, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्यावर्ती धारा पर किया जाता है, ठीक है। परंतु कुछ विशेष कार्यों के लिए जैसे बैटरी चार्जिंग आदि के लिए डीसी की आवश्यकता होती है, ठीक। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि बैटरी चार्ज करने के लिए एसी या डीसी किसकी आवश्यकता होती है, डीसी की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्टिंग सब स्टेशन का उपयोग हम करते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। इन दोनों सब स्टेशन को ज़रूर से पढ़ें। इसके बाद आता है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कि साधारण सब स्टेशन की रेटिंग कितनी होती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साधारण सब स्टेशन की रेटिंग कितनी होती है, 210 kVA, 420, 144 या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो साधारण सब स्टेशन होता है उसकी क्या कहते हैं रेटिंग होती है, वो होती है 210 kVA, ठीक। 22वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सब स्टेशन में प्रयोग किए जाने वाले बस बार किसके बनाए जाते हैं। जो आपके सब स्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं बस बार, वो किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के, तांबे के, दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो सब स्टेशन में बस बार होते हैं वो आपके एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं और आपके तांबे के भी बनाए जाते हैं। तो आपका इसका आंसर आएगा दोनों। 23वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मर की, ये आपका ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता का अनुपात होता है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता का अनुपात होता है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता बराबर आपका क्या होता है, निर्गत अपॉन निविष्ट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है KVA में, KVAR में, KW में या वॉट में। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, KVA में। 25वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन में कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। तो देखिए आपका स्टेप अप, स्टेप डाउन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है उसमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नॉन टेक्निकल लॉसेस कितना होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आपका नॉन टेक्निकल लॉसेस कितना होता है, 15%, 20%, ठीक, 16.6% या 18%। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 16.6, 16.6% आपका होता है क्या, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नॉन टेक्निकल लॉसेस।
27 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच एंगल होता है। पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच एंगल होता है, कितने का एंगल होता है? कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच एंगल होता है कॉस थीटा का। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम वाल्व ऑफ पावर फैक्टर, मैक्सिमम वाल्व ऑफ पावर फैक्टर कितना होता है? 0.51 या 1.5 या 0.95। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? मैक्सिमम वाल्व ऑफ पावर फैक्टर कितना होता है? आपका 1 होता है। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा है कि एक्टिव पावर और अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर की यूनिट होती है। एक्टिव पावर और अपरेंट पावर की यूनिट होती है आपकी KW और KVA, ठीक है। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है। रिएक्टिव पावर की यूनिट कितनी होती है? KW, KVA, KVAR या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो रिएक्टिव पावर होती है उसकी यूनिट होती है KVAR, ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक्टिव पावर कहते हैं, एक्टिव पावर हम किसको कहते हैं? निम्न में से हम एक्टिव पावर किसको कहते हैं? आई कॉस थीटा, आई साइन थीटा, आई टेन थीटा, इनमें से कोई नहीं या ऑल, ठीक। तो आपका जो एक्टिव पावर होता है वो होता है आई कॉस थीटा। इसके बाद अगर पूछ ले कि रिएक्टिव पावर कितना होता है, तो रिएक्टिव पावर आपका कहते हैं आई कॉस थीटा को, आई साइन, आई टेन थीटा या इनमें से कोई नहीं है ऑल। तो आपका जो रिएक्टिव ठीक पावर होता है वो उसको हम कहते हैं क्या? आई साइन थीटा। इसके बाद हमारा आता है 33 नंबर का क्वेश्चन कि लोड करंट और पावर फैक्टर के बीच रिलेशन है। लोड करंट और पावर फैक्टर के बीच रिलेशन है आपका क्या? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। 34 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि यदि लोड करंट बढ़ रही है, यदि लोड करंट बढ़ रही है तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? कम होगी, ज़्यादा, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब आपकी लोड करंट बढ़ जाती है तो आपकी पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक। 35 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर होता है। रेजिस्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर होता है यूनिटी, 0.5, 0.95 या इनमें से कोई नहीं या ऑल। तो आपका इसका आंसर, सही आंसर क्या है? यूनिटी। आपका रेजिस्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर होता है यूनिटी, ठीक। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इंडक्टिव लोड के केस में, इंडक्टिव लोड के केस में वोल्टेज करंट से करता है। आपका जो इंडक्टिव लोड है उसमें, उसके केस में आपका वोल्टेज करंट से क्या करता है? लीडिंग करता है, लैगिंग करता है, यूनिट करता है, यूनिटी करता है या इनमें से कोई नहीं है ऑल। तो आपका जो इंडक्टिव लोड है उस केस में आपका पावर आपका जो वोल्टेज करंट है वो आपका क्या करता है? लीडिंग करता है, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटिव लोड के केस में वोल्टेज करंट से क्या करता है? आपका देखिए इंडक्टिव लोड में आपका क्या कर रहा था? वोल्टेज करंट से कर रहा था लीडिंग, यहाँ पर आपका करेगा लैगिंग। थर्टी 38 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिस्ट धारा तंत्र में कोरोना प्रभाव कैसा होता है? डिस्ट धारा तंत्र में कोरोना प्रभाव कैसा होता है? बहुत कम, ज़्यादा, शून्य या ऑल। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? बहुत कम। देखिए आपको थर्ड लेसन के जो MCQ टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराए गए और इसके बाद आपको फर्स्ट और सेकंड लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन थे, जो भी आपके इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन थे उनको कवर कराया जा रहा है अब, ठीक है। इसके बाद आता है 39 नंबर का क्वेश्चन कि चालक के चारों ओर वायु भंजन को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ये आपका क्वेश्चन गलत लगा दिया था, हमने सेग लगा दिया था धोखे से, ठीक है। तो जो चालक के चारों ओर आपका वायु भंजन होता है उसको हम कहते हैं कोरोना। देखिए कोरोना का आपका कलर कैसा होता है हमने बताया था आपको, तो आपका कोरोना का कलर होता है वोलवेट रंग का, वोलवेट रंग का। और जो आपके चालक के चारों ओर आपकी वायु भंजन होती है उसको हम कहते हैं क्या? कोरोना। हल्की नीली कलर की लाइट, हल्की नीले कलर की लाइट जो उत्पन्न होती है वो आपकी कहलाती है कोरोना। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लघु संचरण लाइन की प्रचालन वोल्टता कितनी kV होती है? लघु संचरण लाइन जो होती है उसकी प्रचालन वोल्टता कितनी kV होती है? 10, 25, 20 या 15। तो आपका इसका सही आंसर है कितना? 20 kV होती है।
मध्य संचरण लाइन की कोटि कितनी रखी जाती है? मध्य संचरण लाइन की कोटि कितनी रखी जाती है? 80 से 160 किलोमीटर, 100 से 800 किलोमीटर, या आपका 10 से 80 मीटर, या आपका कितना 100 से 800 किलोमीटर। तो आपका जो मध्य संचरण लाइन होती है उसकी कोटि कितनी रखी जाती है? 80 से 160 किलोमीटर। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि दीर्घ संचरण लाइन की वोल्टता कितनी होती है? दीर्घ संचरण लाइन की वोल्टता कितनी होती है? 20 kV, 80 kV, 100 kV से ज़्यादा, या आपकी 100 kV से कम। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 100 kV से ज़्यादा। 100 kV से ज़्यादा होती है आपकी क्या? दीर्घ संचरण लाइन की वोल्टता। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 43 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। प्रतिरोध का आपका मात्रक कितना होता है? ओम होता है आपका प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पिन प्रतिरोधक को अधिक से अधिक कितने वोल्टता तक ही प्रयोग किया जाता है? जो आपका पिन टाइप इंसुलेटर होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं? तो 50 kV, 60 kV, 80 kV या 100 kV। तो इसका सही आंसर क्या है? 80 kV। 45 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के खंभे में दीमक तथा आग लगने का भय होता है? आपका ऐसा कौन सा खंभा है जिसमें आपकी आग लगने की संभावना और दीमक लगने की भय होता है? RCC पोल, कास्ट खंभे इस्पात के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कास्ट खंभे होते हैं इनमें आपकी दीमक और आग लगने की भय होता है या डर रहता है, ठीक है। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि RCC पोल की लंबाई या ऊंचाई कितनी होती है? RCC पोल की ऊंचाई कितनी होती है? 5 से 10 मीटर, 7 से 14 मीटर, 6 से 12 मीटर, या 4 से 8 मीटर। तो आपके जो RCC पोल होते हैं उनकी ऊंचाई होती है 7 से 14 मीटर, ठीक। इसके बाद आता है हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको जो गुड न्यूज़ है वो बता देते हैं, ठीक। और जो भी अभी तक वीडियो देख रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गुड न्यूज़ ये है, आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट को जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, ठीक, उनको 15 तारीख को सुबह 5 बजे, 15 तारीख को कितनी? सुबह 5 बजे टेलीग्राम चैनल पर सभी क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक। सुबह 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 5 बजे तक, ठीक है, 16 तारीख तक आपको केवल 24 घंटे के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन बैंक डाली जाएंगी। 6 आपकी जितनी भी आपकी 6 हैं, ट्रांसमिशन, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन और आपकी ED सेकंड, ठीक, EDD, आपकी जो ये 6 सब्जेक्ट हैं। तो इन 6 सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक आपकी बनाकर आपकी PDF फाइल में एकदम फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक। आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा दें। तो आप सभी लोगों को केवल यही फ़ायदा दे सकते हैं, हम आपको PDF जो कि है वो फ्री में दी जाएंगी, ठीक। आपसे कोई भी कॉस्ट, उसकी कोई भी पैसे उसके नहीं लिए जाएंगे। आपको सारी PDF जो कि है आपकी क्वेश्चन बैंक की फ्री में दी जाएंगी। और ये जो आपकी क्वेश्चन बैंक दी जा रही हैं ये आपकी अभी की हैं, पुरानी क्वेश्चन बैंक नहीं है। आपकी जो अभी क्वेश्चन बैंक आई हैं विद्या की, ये सभी क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएंगी एकदम फ्री में। तो ठीक, आप सभी लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें और आपको ऐसे ही आगे भी बुक और आपकी क्वेश्चन बैंक दी जाएंगी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। तो यही थी आज की गुड न्यूज़, ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा परीक्षण मात्र झूला विद्युत रोधकों हेतु किया जाता है? निम्न में से कौन सा परीक्षण मात्र झूला, ठीक, परीक्षण मात्र झूला विद्युत रोधकों हेतु उपयोग किया जाता है? तो देखिए विद्युत यांत्रिकी परीक्षण या छेदन परीक्षण। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? ए, विद्युत यांत्रिकी परीक्षण, ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। देखिए 48 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि प्रेरकत्व के कारण लाइन के वोल्टतापात, प्रेरकत्व के कारण लाइन के वोल्टतापात में क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, प्रेरकत्व के कारण लाइन के वोल्टतापात पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, सामान्य रहता है, बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो आपका वोल्टतापात होता है वो आपका क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है 49 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से मीडियम वोल्टेज है, निम्न में से मीडियम वोल्टेज कौन सा है? देखिए हमने आपको सभी वोल्टेज पढ़ाए हैं, हाई, मीडियम और लो, सभी वोल्टेज आपको बताए हैं, ठीक। आपका जो 11,000 से 33,000 वोल्ट है ये आपका है कौन सा? हाई वोल्टेज, ठीक। मीडियम वोल्टेज है आपका 360 से 11,000 वोल्ट, 350 से 11,000 वोल्ट,
और आपका 350 वोल्ट है क्या, लो वोल्टेज। तो आपका ये हो गया हाई वोल्टेज, ये हो गया मीडियम वोल्टेज और ये हो गया आपका लो वोल्टेज। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 650 से आपका 11000 वोल्ट, आपका ये सही आंसर है, मीडियम वोल्टेज है ये। 50वें नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों को करने के लिए कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक, सेल्फ इंडक्शन, ओम लॉ या फ्लेमिंग का नियम। तो आपको बताना है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो आपका किस सिद्धांत पर या किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और देखिए आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, गुड न्यूज़ क्या है, आपको सारी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक जो कि है वो फ्री में दी जाएंगी। आपसे जो कि है उन क्वेश्चन बैंक की PDF के कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक, आपको एकदम फ्री में, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों के लिए वो सारी PDF फ्री दी जाएंगी। ठीक, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 15 तारीख को सुबह आपको 5 बजे मिल जाएंगे। ठीक, और केवल 24 घंटे के लिए ही टेलीग्राम चैनल पर रहेंगी, उसके बाद वहाँ से हटा दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके अनुसार भी चलना पड़ता है। ठीक, तो आपको सारी क्वेश्चन बैंक आपकी 6 सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक आपको फ्री में दी जाएंगी। बस आप सभी लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें, आपको किताबें भी फ्री में मिलेंगी और क्वेश्चन बैंक भी फ्री में दी जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके पेपर से पहले आपकी तैयारी अच्छे से करा दी जाएगी। ठीक, तो याद रखिएगा आप डेट 15 तारीख को सुबह 5 बजे आपकी PDF डाल दी जाएंगी ठीक, आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को लाभ मिल सके इस चीज़ का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।